अस्सलाम वालेकुम। हमने आगाज़ किया हुआ है 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, ब्रांचेस देखे। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस। इस चैप्टर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वर्ड है मैटर। हमने कल भी इसको डिफाइन किया था और 8th क्लास में भी हमने 6, 7, 8 में भी हम इसको डिफाइन करते आ रहे हैं। तो हम इसकी बेसिकली यहाँ पे वही बेसिक डेफिनेशन को पढ़ेंगे। मैटर क्या है? एनी सब्सटेंस विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी सब्सटेंस जो मास रखता है और जगह घेरता है वो मैटर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, पहले भी एग्जांपल वही सेम, डस्टर, व्हाइट बोर्ड मार्कर है मेरे पास। कोई भी चीज़ जो हमें आम आंख से दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है? उसकी वजह यही है कि वो मास रखती है और जगह घेरती है, इसलिए वो दिखाई देती है। तो वो क्या है? मैटर है। फैन नज़र आ रहा है, बल्ब नज़र आ रहा है, वॉच, मोबाइल, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? मैटर हैं। और अगर मैटर नहीं है तो वो एयर है, और अगर है तो उसकी भी मैंने रीज़न प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमारे पास मैटर दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर आगे, सब्सटेंस आगे मजीद दो चीज़ों में डिवाइड होता है, दो ब्रांचेस में, एलिमेंट है, कंपाउंड है। और इस तरह मिक्सचर आगे डिवाइड होकर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिवाइड हो जाता है। मैटर को हमने डिस्कस किया, मैटर की क्लासिफिकेशन की, सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की, एलिमेंट और कंपाउंड। इसी तरह हमने मैटर से मिक्सचर की क्लासिफिकेशन की, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट करेंगे। मैटर को हमने डिस्कस कर लिया है, हम स्टार्ट करेंगे सब्सटेंस से। हमारे पास है सब्सटेंस। सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? ऐसी चीज विच है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। लफ्ज है प्योर। प्योर का क्या मतलब है? प्योर हम जो नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि प्योर हमारे लिए हम वर्ड यूज करते हैं खालिस चीज के लिए, लेकिन इधर प्योर का मतलब खालिस नहीं है। इधर इसका मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो क्या है? सेम टाइप्स के हों, तो इसके लिए हम प्योर का वर्ड यूज करते हैं। अगर वो सेम टाइप के ना हो तो फिर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है फिक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स। यानी कि या तो एटम सेम टाइप के हो या एक टाइप के नहीं है, दो या दो से ज्यादा टाइप्स के एटम्स हैं, तो फिर क्या हो? जो उनकी रेशियो हो वो फिक्स रेशियो हो, जो उनकी रेशियो वो फिक्स हो। जैसे कि अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स, एग्जांपल आ गया अमोनिया और ये KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें देखें, एक हाइड्रोजन है और सॉरी एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इस तरह इसमें एक पोटाशियम है और एक क्लोरीन है। तो इस तरह देखिए, एक डिफरेंट एटम्स हैं और इसमें क्या है? एक फिक्स रेशियो है, यानी कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाएंगे, एक कैल्शियम और एक क्लोरीन मिलकर, सॉरी एक, हाँ जी, एक कैल्शियम और एक क्लोरीन मिलकर, सॉरी एक पोटाशियम और एक क्लोरीन मिलकर के एक पोटाशियम क्लोराइड बनाएंगे, एक सब्सटेंस का बनाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि इनकी जो रेशो होती है वो फिक्स होती है। सब्सटेंस की जो इस कंपोजिशन इन फिक्स रेशो, इसकी जो सब्सटेंस की कंपोजिशन होती है वो फिक्स रेशो में होती है एंड हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी मैंने इधर डिस्कस किया एग्जांपल में कि फिक्स रेशो किस तरह से, यानी कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है हमारे पास, मेट्रो सब्सटेंस NH3। अब इसमें देखें, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इस तरह से ये रेशियो होगी, इसकी फिक्स रेशियो होगी तो ही ये सब्सटेंस बनेगा। अगर रेशियो चेंज हो गई तो ये सब्सटेंस नहीं बनेगा, बल्कि इसकी जगह कोई और सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल है वाटर की, ले लेते हैं। जैसे कि वाटर है हमारे पास H2O। अब इसमें देखें, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर बनेगा, यानी ये इसकी क्या है? कंपोजिशन फिक्स है, फिक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, फिक्स रेशियो है। हाँ, अगर हम इसकी रेशियो चेंज कर देते हैं, जैसे कि
H2O2। देखिए ये भी 2 हाइड्रोजन भी और 2 ऑक्सीजन, तो ये इनकी रेशियो चेंज हो गई। अब ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं बना बल्कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। तो यानी कि इसकी रेशियो क्या होती है, फिक्स होती है एंड हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं। प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हमारे पास, प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास आइस। ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये रिलेट विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये मेटल की फिजिकल स्टेट के साथ में रिलेट होती है। जैसे कि नाम से फिजिकल से शो हो रहा है कि ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल के बारे में, रिलेट विद फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या बोल रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि हमारे पास आइस है, देखें हमारे पास ये रेस कर लेते हैं। जी तो देखिए हमारे पास क्या है, H2O वाटर है, किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसको ज्यादा हीट करेंगे तो ये स्टीम फॉर्म में आ जाएगा, और अगर इसको दोबारा हम कंडेंस करेंगे तो ये दोबारा फिर आइस फॉर्म में चला जाएगा, कन्वर्ट हो गए। तो देखें इसमें कंपोजिशन वही है, वाटर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कंपोजिशन वही है, लेकिन इसकी जो है फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो ये क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज आती है, उसका कलर आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। देखिए इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन इसकी जो है कंपोजिशन वो एक ही है। तो ये इसकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन सेम बट फिजिकल स्टेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में भी देखा पढ़ा था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। बेसिकली ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक मैटर के दूसरे मैटर के साथ, कि एक मैटर दूसरे मैटर के साथ कैसा बिहेवियर करता है। इन सब बिहेवियर को हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। रिएक्शन ऑफ मैटर विद अदर मैटर, इसमें क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें जो कंपोजिशन जो होती है मैटर की कंपोजिशन वो चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे इसमें स्टेट्स क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी कुछ सूरत हाल पैदा होती है कि जो कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि देख लेते हैं, एग्जाम्पल है आपको सबके सामने, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखें इसकी कंपोजिशन और है, इसकी कंपोजिशन और है, लेकिन जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है तो एक न्यू कंपाउंड बन गया है, और इसकी जो कंपोजिशन है वो इन दोनों से बिल्कुल चेंज है। तो इसलिए वो कहता है कि कंपोजिशन में चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि वाटर को ही देख लें, एग्जाम्पल ऑफ वाटर है H2O। तो जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज होने के नतीजे में क्या बनेंगे, H2+O2। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, कंपोजिशन थी वो और थी, लेकिन जैसे ही इसको डिकम्पोज किया तो ये H2 और O2 बन गया, और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन है वो चेंज हो गई। तो इस तरह से जो इसकी ये डिपेंड करता है कंपोजिशन पे, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तो उसके साथ कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे हमारे पास एलिमेंट्स। अर्ली एजेस में हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उसमें मरकरी था, जिंक था, लेड था, कॉपर था। तो ये सब जो तकरीबन 9 एलिमेंट्स थे जो हमारे पास अर्ली एजेस में डिस्कवर हुए थे। इन उस वक्त एलिमेंट्स
की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, सब्सटेंस विच कुड नॉट बी डिकम्पोज इन सिंपल यूनिट बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। उस वक्त की डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, विच कुड नॉट बी डिकम्पोज इन सिंपल यूनिट, यानी उनको हम मजीद सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये अर्ली एजेस की बात है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई 19th सेंचुरी तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, और आजकल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन 118 डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से जो 93 है वो नेचुरल है और बाकी हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं वो आर्टिफिशियल है। लेकिन उस वक्त की डेफिनेशन और आज की डेफिनेशन में बस थोड़ा सा फर्क है, डेफिनेशन वही सेम है। उन्हें जो बात की थी उस वक्त के जो एलिमेंट है वो सब्सटेंस है, आजकल की डेफिनेशन में भी यही यूज हो रहा है कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। दूसरी बात, इसमें जो एटम्स पाए जाते हैं वो एक ही तरह के पाए जाते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉडर्न में भी यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कहा गया है, और जो अर्ली एजेस में डेफिनेशन की थी उस वक्त भी यही कहा गया था। तीसरा नंबर पे, अगर एलिमेंट्स क्या है सेम टाइप से है तो उनके जो एटॉमिक नंबर होंगे वो भी सेम है, ठीक है। ऑल एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन जो अब चेंजेस आती हैं वो फोर्थ पॉइंट में आती हैं। मॉडर्न डेफिनेशन में जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिकम्पोज, सॉरी, अब जो मॉडर्न में बताया गया वो बताया गया कैन नॉट बी डिकम्पोज एटम्स, के एलिमेंट्स जिन एटम्स से मिलकर बना है उन एटम्स को हम नहीं तोड़ सकते इनटू सिंपल यूनिट्स, मजीद सिंपल यूनिट्स में। आजकल की डेफिनेशन में बताया गया कि एटम इज अ सब्सटेंस व्हिच हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड सेम एटॉमिक नंबर, बट एटम्स कुड नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट्स, के जिन एटम से मिलकर एलिमेंट बना है उनको हम मजीद सिंपल यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन जो अर्ली एजेस की डेफिनेशन थी उसमें यह कहा गया था कि जो एलिमेंट्स है, जो उस वक्त ये नहीं डिस्कवर किया गया था कि एलिमेंट्स मजीद एटम्स से मिलकर बना है, उस वक्त ये नहीं डिस्कवर किया गया था, तो उस वक्त ये डेफिनेशन थी कि एलिमेंट्स को हम मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल यूनिट्स में। लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे पता चला फिर इसकी डेफिनेशन में ये तब्दीली आई कि जो एलिमेंट्स है वो जिन एटम से मिलकर बना है उन एटम्स को हम मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल यूनिट्स में, ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये है, एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस which having same type of atoms and have same atomic number, and the atoms cannot be decomposed into simple units, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज एटम्स इनटू सिंपल यूनिट्स, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। आगे ठीक है, यहाँ तक। आगे है जी क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स को डिस्कस करते हैं। एटम्स को बेसिकली तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इसमें एक है मेटल, एक नॉन मेटल, और जो थर्ड है वो है मेटलॉइड्स। थ्री टाइप्स हैं इसके, उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले है जी हमारे पास मेटल्स। मेटल्स हैं एलिमेंट्स। मेटल्स क्या है, सिंपली ये देख ले कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं, और इनमें से एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट, ये गुड कंडक्टर्स हैं, इनके अंदर से एनर्जी गुजर सकती है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो गुजर सकता है, उनको हम कहते हैं मेटल्स। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे गुजरता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी मेटल। अब मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, ये एक एलिमेंट है पूरा, और इसमें क्या है, एटम्स है।
अब चूंकि ये सारे एटम्स हैं तो इनके दरमियान न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये इन सब के दरमियान न्यूक्लियस मौजूद है। अब अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो इनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके दरमियान जो शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो रोटेट कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। तो अब ये कंडक्टर्स कहते हैं। लेट्स सपोज इधर से हम 3 एटम्स को निकाल लेते हैं, ये मेटल है। ठीक है, अब देखें ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन शेल में रोटेट कर रहे हैं। अब देखें ये क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, टाइटली बॉन्डेड। ये मैंने दूर दूर बनाया है लेकिन ये दूर दूर नहीं होता। ये देखें ये बिल्कुल टाइटली है, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ इस तरह। तो अब देखें ये जो न्यूक्लियस है ये अपने भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह ये जो एटम है, ये इस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह सेम ये भी एटम, यानी ये तीनों एटम इस तरह से एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये तो होगी अट्रैक्शन की फोर्स, साथ में अब इसमें रिपल्शन की फोर्स भी पाई जाती है। वो कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो इसके इनके अंदर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब इनकी अट्रैक्शन और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसके नतीजे में ये जो एटम्स होता है, ये जो मेटल होता है, ये एलिमेंट होता है, ये फ्री रेडिकल बन जाता है, फ्री हो जाता है। सॉरी रेडिकल नहीं है, ये फ्री हो जाता है, एक दूसरे की अट्रैक्शन को और रिपल्सन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये फ्री हो जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी गुजरने में मदद देते हैं। इनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है। ठीक है, सिंपल ये थे मेटल्स हमारे पास। इस वजह से जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं और एक दूसरे टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, ये गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल्स। अब जो नॉन मेटल्स हैं इनमें से करंट नहीं गुजर सकता। वो मेटल से उनमें से करंट गुजर सकता है, ये नॉन है। नॉन का मतलब है कि इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। ये जो है ये बैड कंडक्टर्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इन एलिमेंट्स के एटम्स में वो फैसिलिटीज नहीं पाई जाती हैं जो मेटल्स के एलिमेंट्स में पाई जाती हैं। यानी कि एक तो इनके एटम्स टाइटली बॉन्ड नहीं होते, जबकि टाइटली बॉन्ड नहीं है तो वो फ्री नहीं होंगे। उनके दरमियान जो रिपल्सिव अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी वो क्या होगी, कम होगी। तो कम होने की वजह से क्या होंगे, वो फ्री नहीं होंगे। फ्री नहीं होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकेगी, इसलिए वो क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं।